पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे नाइट्रीन से होने वाली रिएक्शंस की, जिसमें मैंने 5 रिएक्शंस आपसे डिस्कस की थी। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, लॉसन रीअरेंजमेंट, कर्टियस रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन एंड लास्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। इन सभी रिएक्शंस में नाइट्रीन एज एन इंटरमीडिएट काम करता है। जहाँ तक नाइट्रीन की प्रॉपर्टीज़ का सवाल है, मैंने प्रीवियसली लोडेड अब वीडियोस के अंदर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में और इसकी फॉर्मेशन के बारे में बताया हुआ है। ऊपर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। बच्चों, बेकमैन रीअरेंजमेंट में जो सब्सटेंस है, जो सबस्ट्रेट है, जो रिएक्शन करता है, वो होता है ऑक्सिन। और इस ऑक्सिन की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन के थ्रू। ये जो ऑक्सिन्स होते हैं ये एसिडिक मीडियम में रीअरेंज होकर एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड की फॉर्मेशन करते हैं और इसी रिएक्शन को बोला जाता है बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं RCR' डबल बॉन्ड NOH, ये है बच्चों ऑक्सिन। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिन। C डबल बॉन्ड NOH। अब अगर ऑक्सिन को रीअरेंज किया जाए, चाहे ब्रोंस्टेड एसिड ले लीजिए और चाहे लेविस एसिड ले लीजिए, चाहे आप H पॉजिटिव ले लीजिए, PCl5, SOCl2 वगैरह वगैरह, AlCl3, इनमें से आप कोई भी ले लीजिए, रीअरेंजमेंट होती है और रीअरेंजमेंट होने पर आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है RC डबल बॉन्ड O NR'। तो ये ऑक्सिन है, इसको हम क्या बोलते हैं? N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। इसको बोलते हैं N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। और जहां तक ऑक्सिन की फॉर्मेशन का सवाल है, ये बनता है कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाने पर। आप लोग जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड होता है और ये स्ट्रक्चर होती है हाइड्रोक्सिल अमीन की। जब इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ठीक ठाक पीएच के अंदर करवाई जाती है तो बच्चों यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। एक तरह से डिहाइड्रेशन है इनका। तो वाटर जब रिमूव हो जाएगा तो RCR' डबल बॉन्ड NOH, RCR' डबल बॉन्ड NOH ऑक्सिन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ऑक्सिन बनते कहाँ से हैं? कार्बोनिल कंपाउंड से बनते हैं। और ऑक्सिन एसिडिक मीडियम में रीअरेंज होकर N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड देते हैं। इस रिएक्शन को हम बेकमैन्स रीअरेंजमेंट कहते हैं। जहां तक इस रिएक्शन के प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन का सवाल है, अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, इससे आप प्रोडक्ट को एक बार में ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके लिए आपको मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी आपको ऑक्सिन दिया हुआ हो, जो भी आपको ऑक्सिन दिया हुआ हो, आप क्या करें? ट्रिक बता रहा हूं प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप लोग क्या करें? पहला स्टेप में क्या करें? इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दें, यानी कि OH को उस एल्काइल ग्रुप से एक्सचेंज कर दें जो इसके ट्रांस पोजीशन पर है। तो क्या बनेगा? RC, यहां तो आ जाएगा बेटे OH डबल बॉन्ड N और N के पास कौन आ जाएगा? R'। ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। आप लोग देख पा रहे हैं ये इनोल है, डबल बॉन्ड और OH। तो इनोल को कीटो में कन्वर्ट कर दीजिए। और जब भी इनोल कीटो में कन्वर्ट होता है तो 1 2 3 1 3 शिफ्टिंग होती है H की, और डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की 1 2 शिफ्टिंग होती है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वही बन जाएगा जो इस रिएक्शन के बाद बनना चाहिए, जो इस रिएक्शन के बाद बनना चाहिए। तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, R' का R' और N के ऊपर H आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं वही का वही प्रोडक्ट बन गया जो आपके मैकेनिज्म को बताने के बाद में बनेगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, नो डाउट, पर रिएक्शंस को लगातार लर्न करते वक्त मैकेनिज्म को याद करना एक अलग सा टास्क लगता है बच्चों को। इसलिए मैकेनिज्म को पढ़ना और मैकेनिज्म को रिवाइज करना एक थोड़ा सा बोरिंग सा टास्क लगता है स्टूडेंट्स को, जहाँ तक आजकल के स्टूडेंट्स का सवाल है। तो मैं उनको एक एडवाइस देता हूँ कि अगर आपको मैकेनिज्म रिवाइज नहीं करनी, कोई बात नहीं, आप एक बार देख लीजिए कैसे रिएक्शन होती है। उसके बाद उस रिएक्शन के हाईलाइट या करेक्टरिस्टिक फीचर जरूर लिख लीजिए। जैसे कि इसमें RDS में किसकी शिफ्टिंग होती है, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरह से की थी, आइसोटोप लगाऊंगा तो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा। ये 3-4 बातें अगर आप अलग से लिख भी लेंगे तो आपको मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं होगी।
जैसे मैं आपको इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताता हूँ। तो पहले तो इतना रिवाइज कर लीजिए कि बेकमैन्स रीअरेंजमेंट किसकी रिएक्शन है? ऑक्सिम की। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। और बनता क्या है? एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनता है। इस रिएक्शन को बेकमैन्स रीअरेंजमेंट कहते हैं। आइए पहले मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करूंगा, फिर मैं लास्ट में बिल्कुल आपको इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा। तो जहां तक इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का सवाल है, तो नंबर 1 पॉइंट हम इससे पढ़ते हैं कि जब भी आपको ऑक्सिम से एमाइड बनाना हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेकमैन्स रिएक्शन, तो एक एक करके हम बात करें। अगर हम बात करें नंबर 1 पॉइंट से, तो हम पहली बात ये बोलेंगे कि जब भी आपको आर की शिफ्टिंग करानी हो तो वही आर शिफ्ट होगा, आर शिफ्ट्स विच इज एंटी, या जिसको आप ट्रांसपोजिशन बोलते हो, टू OH ग्रुप। आपको अच्छी बात ये, आपको उस R के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना नहीं कि कौन ज्यादा अच्छा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रखता है और कौन कम अच्छा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रखता है। आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होते हैं और वो किस तरह से, वो किस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ये कार्बोनियम आयन में आपको मैं बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपने केवल OH के जो ऑपोजिट R हो उसी को शिफ्ट करवाना। नंबर 2, ये रिएक्शन नाइट्रीन इंटरमीडिएट के थ्रू होती है, लेकिन वो बाद में जाके एक कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कीटोक्सिम तो सारे इस रिएक्शन को करते हैं, लेकिन याद रहे एल्डोक्सिम, कौन से वाले? सिन वाले। मैं अभी क्लियर करूंगा। सिन वाले एल्डोक्सिम इस तरह की रिएक्शन नहीं करते। वो कौन सी रिएक्शन करते हैं? वो करते हैं एबनॉर्मल बेकमैन रिएक्शन करते हैं। और उसके थ्रू जब वो रिएक्शन करते हैं तो आपको एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड नहीं मिलते, उस केस में आपको मिलते हैं एल्काइल साइनाइड्स मिलते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको एल्डिहाइड का ऑक्सिजन दिख रखा हो, जैसे मैं आपको करके बताऊं, ये रहा एल्डिहाइड का ऑक्सिजन, आप लोग जानते ही हैं। ये लीजिए, मैंने दोनों लिख लिए। इसमें OH के ऑपोजिट है H, इसमें OH के ऑपोजिट है R। तो एल्डिहाइड्स में इसको तो हम बोलते हैं एंटी और इसको बोलते हैं सिन। तो सिन एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं और एंटी वाले रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करते। अगर आपका एल्डोक्सिम एंटी वाला है तो उससे आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्काइल साइनाइड बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल बेकमैन रिएक्शन। अभी के लिए आप याद रख लीजिए, ये तो बिल्कुल सही रिएक्शन करेगा जैसे आप करना चाहते हैं, लेकिन ये वो वाला प्रोडक्ट नहीं देगा। क्या देगा? एल्काइल साइनाइड। इस बात को थोड़ी देर के लिए आप याद रख लो। जब मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा, पर ये आपको याद भी होना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात, और इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इस रिएक्शन का एकदम अच्छे से पोस्टमार्टम कर दूं, ये बात आपको और कहीं इतनी क्लैरिटी से नहीं बताए रखी जितनी मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो आपको 3 ग्रुप देखने हैं, X, Y और G। पहले बात करता हूं G की। यहां पर अपना ऑक्सिजन है तो OH भी हो सकता है, और यहां और कोई भी ऐसा ग्रुप हो सकता है जो लिविंग ग्रुप का काम करता है। G OH तो होता ही है, OH के अलावा और भी कोई ग्रुप हो सकता है जो लिविंग ग्रुप का काम करता है। जैसे Br नेगेटिव हो सकता है, जैसे OCOCH3 हो सकता है, जैसे OR हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। अब ये रिएक्शन फास्ट तब होगी जब इस G का लिविंग ग्रुप टेंडेंसी अच्छी हो। अगर आप रिएक्शन को फास्ट करना चाहते हो तो उसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तब रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें चेंज करो कि रिएक्शन आपकी फास्ट हो जाए। तो पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? ये जी कैसा होना चाहिए? अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। एक एग्जांपल से बताऊं, मान लीजिए एक तो हो Br नेगेटिव और एक हो आपका सपोज OCOCH3 नेगेटिव।
और ए को मान लीजिए OH नेगेटिव। ये तीन ग्रुप लगे हैं, एक कंपाउंड में Br लगा है G की जगह पर, एक कंपाउंड में OCOCC लगा है, एक में OH लगा है। तो हम क्या बोलते हैं, जिसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा अच्छी होगी उससे रिएक्शन फास्ट होगी। आपको पता है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किस बात पर डिपेंड करती है, नेगेटिवली चार्ज आयन की, कि उसका एसिड कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से जो कॉन्जुगेटेड बेस बनता है वो हमेशा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और वीक एसिड से जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो कंपैरेटिवली पुअर लिविंग ग्रुप होता है। आपको इनके एसिड्स याद होने चाहिए। Br नेगेटिव का एसिड क्या है, HBr। इसका एसिड क्या है, एसिटिक एसिड, और इसका एसिड क्या है, वाटर। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HBr। उसके बाद में एसीटेट, उसके बाद में OH। यानी कि इस रिएक्शन को अगर आप फास्ट बनाना चाहते हो तो उसका ऑर्डर क्या होगा, Br वाला सबसे अच्छा होगा, फिर OCOCH3 वाला ग्रुप होना चाहिए, और सबसे इन तीनों की बात कर रहा हूं, और सबसे बेकार रिएक्शन कौन देगा, OH देगा, जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपको G से रिलेट करनी है। दूसरी बात, जहां तक इसका सवाल है, हालांकि इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपको अलग अलग कंपाउंड देके पूछेगा Y क्या होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, ये नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप होना चाहिए, जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे। मैंने बोला आपको कि इसके जो ट्रांस ग्रुप होता है इसी को शिफ्ट करवाना है, ठीक बात है। तो इससे तो आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि X को नहीं करवाना, हमेशा Y को ही करवाना है। लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दो कंपाउंड दिए जाए, एक में Y कुछ और हो, दूसरे में Y कुछ और हो, फिर पूछे बताओ इन दोनों में ज्यादा अच्छी कौन सी रिएक्शन देगा, तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा अच्छा होगा वो ज्यादा अच्छी रिएक्शन देगा। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा अच्छा होता है, जो ज्यादा अच्छा नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है। जैसे फिनाइल रिंग में और फिनाइल के साथ CH3 लगाओ तो CH3 वाली जो रिंग होती है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सिंपल फिनाइल से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये इसके लिए आपको बात याद रखनी है। और जहां तक X का सवाल है, ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। अगर ऐसा ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इससे क्या होता है, ये वाला कार्बन जो कि बाद में कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है, और जितना स्टेबलाइज होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो मैंने तीनों ग्रुप की प्रॉपर्टीज आपको बता दी है, कौन क्या क्या होना चाहिए। दोबारा देख लीजिए, ये जो ग्रुप लगा हुआ हो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, और अच्छा लिविंग ग्रुप की पहचान क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस होता है। ये ग्रुप कैसा होना चाहिए, ये ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा अच्छा हो। किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा अच्छा होता है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा अमाउंट में रहता है। और ये वाला ग्रुप कौन सा होना चाहिए, ये वो ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, मैकेनिज्म में आप देखेंगे ये कार्बन कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट होगा, उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये तीन क्राइटेरिया आराम से आप बता दोगे किस केस में बेकमैन रिएक्शन फास्ट होगी और किस केस में बेकमैन रिएक्शन स्लो होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैंने आपसे डिस्कस करी। अब मैं आराम से आपको इसकी मैकेनिज्म बता सकता हूं, कैसे कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। आइए इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। अगर मैं बेकमैन रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करता हूं तो बिल्कुल छोटी सी मैकेनिज्म है और बिल्कुल स्पॉन्टेनियस स्टेप पे आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे। तो मैं बात करने वाला हूं मैकेनिज्म ऑफ बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले मैं ऑक्सिम ले रहा हूं, ये आपका ऑक्सिम में R' कर देता हूं, डबल बॉन्ड N और N के साथ लगा हुआ है OH। तो फर्स्ट स्टेप में इस OH का प्रोटोनेशन होता है, और प्रोटोनेशन होने से OH2 बन जाता है। एक H तो पहले से ही था, जब भी इसका एक लोन पेयर कम हो जाता है इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगले स्टेप में जब ये वाटर मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो इस N पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। इसको मेंटेन करने के लिए उसी टाइम ये मूव करता है। इसके बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता बच्चों, इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनती है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो प्लस होगा, इस प्लस को पूरा करने के लिए मूव करेगा। इसलिए मैंने कहा था ट्रांस वाले ग्रुप को मूवमेंट करवाते हैं। तो नीचे लिख रहा हूं, तो क्या हो गया, RC। अब बेटे C पे प्लस लगा दो क्योंकि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया है। डबल बॉन्ड N, तो N के साथ क्या लग गया, R'।
ये एक काफ़ी अनस्टेबल कार्बोनियम आयन है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, तो ये अनस्टेबल कार्बोनियम आयन है। अगर आप इस रिएक्शन को फास्ट करना चाहते हो, इस रिएक्शन को फास्ट करना चाहते हो, तो ये जो कार्बोनियम आयन बना है उसको मोर एंड मोर आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्टेबल बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए। आप समझ गए होंगे क्यों मैंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन के मिलने के कारण ये कार्बोनियम अनस्टेबल होगा, और जितना ही कार्बोनियम अनस्टेबल होगा उतने लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करेगा। जितने लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करेगा तो रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा फेवरेबल हो जाती है। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल वापस इस पे अटैक करके इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करता है। ये R डैश, ये R, और फिर वही बात O के पास चार्ज क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। O के पास क्या चार्ज आ गया, प्लस। और फर्स्ट स्टेप में जो आपने प्रोटोनेशन किया था, तो लास्ट स्टेप में मैं, क्योंकि कैटलिस्ट से निकलेगा बाहर ये, और जब ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, जब ये बाहर निकलेगा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो आपके पास स्ट्रक्चर आएगी C डबल बॉन्ड N R डैश R OH देगा बेटे, इस तरह से। अब आप इसका क्या करेंगे, काम बनाओ, इधर बना दूं। अब आप इसका क्या करेंगे, टोटोमर बनाएंगे, टोटोमराइजेशन करेंगे। और जब आप इसका टोटोमराइजेशन करेंगे, आप जानते हैं मैं क्या करूंगा, ये H को तो कहाँ मूव कराऊंगा, इधर, और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव कराऊंगा, तो अल्टीमेटली आपका वही N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन जाएगा जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन जाएगा जिसकी बात मैं स्टार्टिंग में कर रहा था। इट इज द मैकेनिज्म ऑफ बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। अब हम बात करें, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करें अगर इसकी मैकेनिज्म के बेस पर कुछ एग्जांपल्स की, तो आइए देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करें। कई बार आपसे पूछा जाता है कि प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। जैसे कि आपको मान लीजिए रिएक्शन दी, अब मैं आपको इसका एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। मान लीजिए आपको कहा CH3C C2H5 डबल बॉन्ड NOH, और सीधा इतना सा लिख देगा H पोस्ट। आप समझ जाओ, अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन दी हुई है तो पक्का बेकमैन ही पूछी है। तो दो ट्रिक जो मैंने आपको बताई, क्या मैंने बोला, पहले स्टेप में इन दोनों का एक्सचेंज कर दो। तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले स्टेप में इन दोनों का एक्सचेंज कर दो। N के साथ आ जाएगा C2H5, ये तो मैंने पहला स्टेप बताया ट्रिक का आपको। और सेकंड स्टेप मैंने बोला कि आप इसका क्या बना लो, इसका बना लो इनोल फॉर्म, बस। तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, N के पास कौन चला गया, इथाइल, और H। इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट एग्जांपल। इस तरह से हम बेकमैन रिएक्शन में प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें। सेकेंड एग्जाम्पल में मान लीजिए आपसे कहा, कोई साइक्लिक दे दी आपको, एक साइक्लिक रिंग दे दी आपको, और आपसे पूछा है कि इस रिंग के अकॉर्डिंग बताओ आंसर क्या आएगा। मान लीजिए आपको ये रिएक्शन दी, आपको दिया साइक्लोहेक्सेनोन। अब साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन आपको करवा रहा है हाइड्रोक्सिल अमीन से एसिडिक मीडियम में। पीएच मैंने बोला कुछ खास नहीं होती, 425 या 426। तो आप समझ जाओ, पहले तो आपसे ऑक्सीजन बनवाएगा। तो ये क्या क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसको कहेगा ए के बाद करेगा H पॉजिटिव, और फिर कहेगा बी, कहेगा ए और बी को आइडेंटिफाई कीजिए। तो जैसे ही आप ये देखो कि साइक्लोहेक्सेनोन यानी कि साइक्लिक कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करवा रहा है, आप समझ जाओ सर ने बताया था पहले ऑक्सीजन बनेगा, और ऑक्सीजन एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में। तो एक तरह से आपसे बेकमैन रिएक्शन ही पूछी हुई है। तो अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं, ए और बी को आइडेंटिफाई करने की बात करूं, तो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, चलो एक बार इसको लिख देते हैं, नीचे से शो कर देते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड ए एंड बी। तो सबसे पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ये H2O बाहर निकल जाएगा, और जब ये H2O बाहर निकल जाएगा तो आपको जो ऑक्सीजन मिलेगा, पहले तो वो सही निकालना है आपने। डबल बॉन्ड के साथ N आ गया, और N के साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। अब जिसको मैकेनिज्म आती है उसको अच्छे से पता है क्या करता हूं मैं, पहले करता हूं प्रोटोनेशन, फिर वाटर बाहर निकाल देता हूं, और जब वाटर बाहर निकाल देता हूं तो क्या होता है, ये OH रिमूव हो जाता है।
एक तरह से थोड़ी देर के लिए बना देता हूं। ये OH पहले प्रोटोनेट होगा, फिर रिमूव हो गया, तो क्या ये जो ग्रुप है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 और 7, नाइट्रोजन का नंबर दे दो। क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाएगा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन n के ऊपर आएंगे, तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। इन दोनों को आपने जोड़ दिया, किसको, 1 और 7 को, तो 6 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं कैसे करूं, क्या मैं इस रिंग को एक्सपेंड कर दूं, देखिए नंबर डालते चलना, ये 7 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, 6 था। मैं दोबारा बता रहा हूं, OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा जब वाटर की फॉर्म में, तो n पे प्लस चार्ज आएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिलने वाले हैं, तो मान लीजिए आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, जब आपने इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की तो रिंग बन गई। और प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, ये आपको देखने हैं। डबल बॉन्ड तो आएगा बेटे 6 और 7 के बीच में, और प्लस चार्ज किसके ऊपर आएगा, 6 नंबर कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो पहले तो ये बनाना है, क्योंकि ये तो कार्बोनियम आयन बनेगा। उसके बाद जब वाटर अटैक करेगा इसके ऊपर, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। जब इस पे वाटर अटैक करेगा तो OH2 प्लस होगा डबल बॉन्ड के साथ में। अगले स्टेप में आप -H पॉजिटिव करेंगे, तो अगले स्टेप में ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, OH और ये डबल बॉन्ड। उसके बाद आपको पता ही हम क्या करते हैं, हम टोटोमराइज करते हैं डबल बॉन्ड को इस तरह से। तो मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये N 7 मेंबर, N के ऊपर क्या आ गया, H, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इस कंपाउंड को हम कैप्रोलैक्टम कहते हैं। इस कंपाउंड का नाम है कैप्रोलैक्टम। इस कंपाउंड का नाम है कैप्रोलैक्टम। इसके पॉलीमराइजेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर बनता है जिसको हम नाइलॉन 6 कहते हैं। तो क्या किया मैंने, दोबारा देखिए, सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन बनाया। ऑक्सीजन बनाने के बाद जब प्रोटोनेशन हुआ तो OH2 की प्लस की फॉर्म में बाहर निकल गया, ये प्लस हुआ होगा, ये बॉन्ड तोड़ा, ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों का बॉन्डिंग होगी 1 और 7 की। 1 और 7 की बॉन्डिंग हो गई, और 6 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और छठे कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, प्लस। उसके बाद इसने वाटर को लिया, OH2 आया, प्रोटॉन निकला, ये बना, इनोल से क्या बना लिया, कीटो। इस तरह से आप इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन देख सकते हैं कि हाउ कैन वी प्रिपेयर नाइलॉन 6 फ्रॉम साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको इसकी याद रखनी है। तीसरा एग्जांपल, हालांकि आपको एक छोटी सी बात और बता दूंगी, अगर आपको कैप्रोलैक्टम बनाना है, हालांकि ये बात इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है पर आपके काम आ जाएगी। मान लो आपको साइक्लोहेक्सेनोन से कैप्रोलैक्टम बनाना है और एक स्टेप में बनाना है, एक स्टेप में बनाना है। ये रहा कैप्रोलैक्टम, इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम, इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। और आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जब ये पॉलीमराइज होता है ना, जब ये पॉलीमराइज होता है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो क्या बनता है देखना, CO CH2 कितने हैं बीच में, 5 NH। पॉलीमर तो ऐसे ही बनते हैं। तो कैप्रोलैक्टम का जो पॉलीमराइजेशन होता है, जो पॉलीमर बनता है, उसको हम नाइलॉन 6 कहते हैं। कैसे हुई रिएक्शन पता लगी क्या होगा आपको, ये CO है, इसके साथ एक CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 और 5, तो CO 5 CH2 और NH, ये बॉन्ड टूट गया। तो ये जो पॉलीमर बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, इसको नाइलॉन 6 कहते हैं। इट इज अ यूज ऑफ कैप्रोलैक्टम। खैर छोड़िए, मैं आपको बता रहा था ये इससे कैसे बनेगा। तो एक तरीका तो ये कि आप बैकमान से बना लो, एक और भी तरीका है, उसे बोलते हैं, आप इसको श्मिट रिएक्शन से बना सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन भी श्मिट रिएक्शन करते हैं। जब अगर मैं इसकी रिएक्शन N3H के साथ करवा दूं, साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन, अगर मैं साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से करवाता हूं, तो मैकेनिज्म तो अभी नहीं बताऊंगा इसकी, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। बस आपको इतना से याद रखना, अगर याद रख पाओ तो ये बॉन्ड ब्रेक कर देना और बीच में NH लगा देना, खत्म बात। कितनी सिंपल सी बात है। क्या करोगे, जब भी आपको कीटोन के साथ में, ये लो यहां बता देता हूं, जब भी आपको कीटोन के साथ में N3H दे दो एसिडिक मीडियम,
तो बिल्कुल सिंपल इसका इलाज बता रहा हूं, आप इस बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ने के बाद बीच में NH ग्रुप एंटर करवा दो, बस ये ट्रिक है इसके श्मिट रिएक्शन के प्रोडक्ट की। एक श्मिट रिएक्शन वो भी थी जो मैंने आपको कल बताई थी, वो भी सही है, ऑलमोस्ट वही मैकेनिज्म होती है इसकी भी। तो क्या याद रह जाएगा, अगर आपको कीटोन को N3A से ट्रीट करवा दिया आपने, क्या करोगे, CO और R के बीच का बॉन्ड तोड़ दो, बीच में क्या लगा दो, NH, तो आपका एक कंपाउंड बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, इसका अगर मैं करवाता हूं तो क्या होगा, मैंने बोला था CO और R का बीच का बॉन्ड तोड़ दो और बीच में NH लगा दो, तो बेटे यही तो बनेगा। देख लो CO, ये इन दोनों के बीच में CO और CS2 के बीच में, CO और CS2 के बीच में कौन आ गया, NH आ गया। तो हम डायरेक्ट भी कैप्रोलैक्टम श्मिट रिएक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। बेकमान से बनाएंगे तो मैकेनिज्म आपको आई गई है, डायरेक्ट भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये बात होगी इंपॉर्टेंट सेकंड एग्जांपल की कि हम साइक्लिक रिंग के अंदर भी बेकमान रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल की बात करते हैं। आप याद कीजिए, मैंने रिएक्शन की जब आपको मैकेनिज्म बता रहा था या कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रहा था सॉरी, तो मैंने आपको बोला था कि अगर एल्डिहाइड ले लिया आपने, कौन से वाला, सिन वाला या एंटी वाला, मैंने आपको लिख के दिया था, याद हो तो, RCH, ये लो जी, ये एल्डोक्सिम है, ये कौन सा है, एंटी वाला है। तो एंटी वाला एबनॉर्मल रिएक्शन करता है, इसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल बेकमान्स रीअरेंजमेंट। कैसे होती है रिएक्शन है, इसके मैकेनिज्म बिल्कुल ही डिफरेंट है। पहले स्टेप में होगा प्रोटोनेशन, कर दिया प्रोटोनेशन, कर दो प्रोटोनेशन, ये बन गया प्लस। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, आप लोग जानते हैं H की भी इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी होती है, बिल्कुल वैसा ही जैसे वो हाइपर कंजुगेशन में करता है। तो जब भी H वाले कार्बन के साथ यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन जैसे मूवमेंट करता है, बिल्कुल वही मूवमेंट करनी है आपने। तो क्या होगा, -H2O के बाद सीधा H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है, और अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा तो क्या कंपाउंड बन जाता है आपका, एल्काइल साइनाइड्स बन जाते हैं। ये काम कब कब करना है आपने, अगर आप याद रख पाओ तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये काम आपने कब कब करना है, जब इस OH के ट्रांसपोजिशन पर H जुड़ा हो या कोई 3 डिग्री ग्रुप जुड़ा हो, ऐसा कोई भी ग्रुप जुड़ा हो जिसका कार्बोनियम आयन स्टेबल बनता है बच्चों, ऐसा कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसका कार्बोनियम आयन स्टेबल बनता है, वो सारे के सारे ग्रुप एबनॉर्मल बेकमान्स रीअरेंजमेंट करते हैं। मैं क्या बोला, अगर आपकी OH के ट्रांसपोजिशन पर इनमें से कोई ग्रुप है, ये कौन से ग्रुप हैं जो स्टेबल कार्बोनियम आयन बनाने के काम में आते हैं, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 3 डिग्री एराइल, बेंजाइल, और ये आपका डांसिंग रेजोनेंस वाला। तो इनमें से कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा तो आपने नॉर्मल बेकमान रीअरेंजमेंट नहीं करनी, आपने एबनॉर्मल करनी है। और क्या करना है, इसको कार्बोनियम की फॉर्म में बाहर निकाल देना और ये स्टेबलाइज कर देगा आपने बाकी रेजिडुअल पार्ट को। तो ये इतना कुछ आपने बेकमान्स रीअरेंजमेंट में सीखना है। तो क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट बातें हो गई, 2 मिनट में रिवाइज करें। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि ऑक्सिम्स का सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स का कन्वर्जन है एसिडिक मीडियम। फिर मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई करने की। ऑक्सिम में क्या करोगे, OH और R को ट्रांस वाले को एक्सचेंज करके जो कंपाउंड बनेगा वो इनोल होगा, उस इनोल का कीटो बना लोगे तो N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड आपका बन जाएगा। इंपॉर्टेंट बातें क्या बताई, नंबर 1 OH के एंटी वाले को या OH के ट्रांस वाले को ही मूवमेंट करनी है, उसके सिस वाले की मूवमेंट नहीं करनी। दूसरा, पहले नाइट्रीन बनती है, हालांकि इसमें नाइट्रीन फ्री स्टेट में नहीं बनती, उसके जस्ट बाद कार्बोनियम आयन बन जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको 3 ग्रुप के बारे में बताई थी, G, X और Y। तो G कैसा ग्रुप होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ऊपर वाला X क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होना चाहिए। और नीचे वाला Y कौन सा होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा अच्छा हो। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पहले तो आपने बोला कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है, फिर आप बोल रहे हो कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। क्या मतलब है, मतलब ये है बच्चों, अगर मॉलिक्यूल एक ही है तो आपको ट्रांस कोई मूवमेंट करवाने की कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर 2 मॉलिक्यूल में कंपैरिजन करवाए कि एक में OH के ट्रांस में ऐसा ग्रुप हो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम है और एक में OH के एंटी पे वो ग्रुप हो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, तो उस केस में ज़्यादा वाले को आप
फास्ट रिएक्शन के लिए चूज करेंगे, कम वाले को नहीं करेंगे। और इसकी मैकेनिज्म और इसकी इंपॉर्टेंट बातें, इतना कुछ आपने बेकमान्स रीअरेंजमेंट में सीखना है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। ज़्यादा से नंबर में इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ सब्सक्रिप्शन का एक आइकन है, उसको आप प्रेस करेंगे तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।